नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। 165 दिनों बाद फिर शुरू हुई जन सुनवाई, कलेक्टर ने सुनी समस्याएं। आयुर्वेद कॉलेज में पीजी कोर्सेज चालू न होने से छात्रों को हो रही परेशानी। रिसर्च का भविष्य कई सालों से राजधानी में अटका। महंगाई पर बोले कांग्रेस सांसद, महंगाई डायन बीजेपी की बनी डार्लिंग। खबरें अब विस्तार से। 5 महीने बाद फिर शुरू हुई जनसुनवाई, कलेक्टर ने सुनी समस्याएं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते बंद हुई जनसुनवाई एक बार फिर शुरू हो गई है। मंगलवार को कलेक्टर के समक्ष 95 लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा, जिसमें रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी द्वारा मौके पर 3 मामलों का निराकरण भी किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता विजय साकेत के पैर में अज्ञात कारणों से सूजन रहती थी, जिसे मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मिश्रा द्वारा जांच की गई तथा इस दौरान कलेक्टर के द्वारा 3000 रुपए की आर्थिक मदद भी उन्हें दिलाई गई। इसी प्रकार गढ़ निवासी जैनुल आब्दीन कैंसर की समस्या से पीड़ित हैं, जिन्हें आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभ दिलाए जाने की पेशकश की गई। वहीं तकिया निवासी मोहम्मद सद्दाम के 6 वर्षीय बालक का आधार कार्ड भी मौके पर बनवाने की प्रक्रिया पूरी की गई। आपको बता दें कि कोरोना काल में कई प्रशासनिक कार्यों पर लगाम लगाई गई थी, जिसमें भीड़ एक साथ एक स्थान पर इकट्ठा होती थी। जन सुनवाई भी कुछ ऐसा ही होता था, जहां पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर एक साथ इकट्ठा होते थे। कोरोना के खतरे के चलते जन सुनवाई को अप्रैल माह में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद आज फिर जन सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर समेत जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आज लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उसका निराकरण किया गया। मंगलवार को 95 लोगों ने अपनी समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष रखी, जिसके बाद कलेक्टर द्वारा उनके निराकरण करने की बात कही। हम आपको बता दें कि कलेक्टर रीवा द्वारा कोरोना काल में भी लोगों की समस्याओं का निराकरण यथासंभव किया जाता रहा है। आइए सुनते हैं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से प्राप्त जानकारी के अंश। मिल जाएगी, बजट आएगा, पैसा सुनवाई शुरू हुई है, इतनी भीड़ लगी हुई है, कैसे सुनवाई होती है? वैसे लगातार जन सुनवाई हो रही थी, बट अभी शासन द्वारा निर्देशित करने के बाद एक विधिवत सभी विभाग का अधिकारी के साथ है ना जन सुनवाई आज है ना शुरू हुआ है। उसमें काफ़ी सारा ज़मीन रिलेटेड है ना समस्या है, स्पेशली भू अभिलेख है ना सुधार के ना बहुत सारे एप्लीकेशंस आई है। वैसे शासन ने निर्देशित किया है कि आज से ही हम लोग है ना ऐसे एप्लीकेशंस फील्ड में भी कैंप लगा के लेने के लिए शुरू करेंगे और 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में भू अभिलेख सुधार है, खसरा टूटी है, उनका नाम में सुधार है, रकबा में सुधार है, क्लरिकल एरर के कारण उसका है ना हम लोग सारे आवेदन लेकर है ना निराकरण करेंगे। उसके साथ साथ है ना कुछ लोगों का आवास की संबंधित है ना डिमांड आई, इमीडिएटली जिला पंचायत के माध्यम से चेक करके उनकी क्रम कौन सी है प्रधानमंत्री आवास का, वो है ना बताया गया है। कुछ लोगों को आर्थिक मदद भी है ना मतलब आज है ना जन सुनवाई के माध्यम से किए हैं, मतलब एक व्यक्ति का 3000 रुपये हैं। हम लोग रेड क्रॉस से रिक्शा चालक था, उनको पैर में प्रॉब्लम था, उनको मदद किए गए। और 2 ऐसे केसेस हैं कोविड में ना उनका मृत्यु हो गई है, उनका पति का, बट सिंगल मदर है, उनके ना बच्चे हैं, उनका भी है ना हम लोग निजी स्पॉन्सरशिप योजना के हम लोगों ने लोगों से अपील किए हैं पैसा जमा करने का। उसके माध्यम से ऐसे 2 बच्चे को 2000 हर महीने के हिसाब से पूरा 1 साल का है ना एक सैंक्शन की योजना वो भी है ना किए हैं। और भी विभिन्न प्रकार का एप्लीकेशंस आए। सर आमतौर पर ज़्यादातर देखा गया सीएम हेल्पलाइन से शिकायतें आती हैं, फिर उनका निराकरण यहाँ पे होता है। सीएम हेल्पलाइन में काफ़ी सारा शिकायत निराकरण होता भी है, बट ऐसे शिकायत होती है समटाइम्स है ना वो सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से निराकरण होना संभव नहीं है। वो एक्चुअली कोर्ट में राजस्व न्यायालय की है ना प्रक्रिया है। ऐसे शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में लगातार है ना शिकायत दर्ज करते हैं, जैसे विवादित बंटवारा है या नक्शा तरमीम का है ना चीज़ें का अभी तक है ना न्यायालय के द्वारा पुष्टि नहीं किया गया है। सो लगातार हम लोग अपील करते हैं कि कौन सी चीज़ें न्यायालय के माध्यम से हो सकता है वो सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से ना करें। सर एक चीज़ और देखा गया ज़्यादातर कि तहसील के लोग यहाँ पर आते हैं ज़्यादातर, तो क्या तहसील पर स्तर पर सुनवाई नहीं हो सकती है? लोग किराया भाड़ा लगा के आते हैं। सुनवाई शुरू हुआ है, हम लोग नीचे भी है ना आज है ना सभी जगह डायरेक्ट करेंगे कि सभी सब डिवीज़न में भी है ना सब डिविजनल ऑफिसर के साथ है ना जन सुनवाई की है ना व्यवस्था हो, और करना भी चाहिए, मतलब उसका और व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं सो दैट एक्चुअली तहसील से यहाँ लोग है ना कम से कम लोग आए हैं उसको प्रमुख। महंगाई डायन बीजेपी के लिए बनी डार्लिंग, कांग्रेस सांसद ने दिया बयान। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी अब कुछ
कहने को तैयार नहीं भारतीय जनता पार्टी। 5 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाएगा भाजपा भगाओ भारत बचाओ हुंकार रैली का आयोजन। आपको बता दें कि रीवा में आज कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के द्वारा महंगाई को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया गया है, जिसमें कांग्रेस सांसद ने महंगाई डायन को बीजेपी की डार्लिंग बताया गया है। कांग्रेस सांसद का कहना है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन में महंगाई को डायन कहते हुए विरोध प्रदर्शन किया जाता था, जबकि अब महंगाई तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, जिसे बीजेपी ने अपनी डार्लिंग बना लिया है। आपको बता दें कि रीवा में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने देश में बढ़ रही बेरोजगारी तथा महंगाई पर कांग्रेस का पक्ष रखा। इस दौरान कांग्रेस सांसद का अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जहां कांग्रेस सांसद ने बढ़ रही महंगाई को बीजेपी की डार्लिंग करार दिया है। दरअसल पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस सांसद ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमकर घेरा और कहा कि विपक्ष में रहते हुए महंगाई को डायन कहकर भारतीय जनता पार्टी के नेता डांस किया करते थे और अब उनकी सरकार में लगातार बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, मगर इस पर उनकी ओर से किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं कही जाती। साथ ही बीजेपी नेताओं ने अब महंगाई को अपनी डार्लिंग बना लिया है। आपको बता दें कि आगामी 5 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के द्वारा महंगाई और बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें बात करते हुए उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है। अब चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, आज किस तरह से महंगाई का हालत है सब जानते हैं। और जब माने 1 रुपये 50 पैसे पेट्रोल डीजल तेल की कीमत बढ़ती थी, तो सुषमा स्वराज भाजपा की नेता और ये सब लेकर डांस करते थे कि महंगाई डायन मार गई, ये गाना गाते थे और बैलगाड़ी में चढ़ कर के, साइकिल में चढ़ कर के पार्लियामेंट और विधानसभाओं में जाते थे। लेकिन आज माने 100 रुपये पार हो गया डीजल और पेट्रोल। इतनी बड़ी महंगाई लगातार जो बढ़ती जा रही है, गरीब की कमर टूट रही है। आज उस पर आज सरकार उस पर जो है किसी तरह से चर्चा नहीं कराना चाहती। वही महंगाई जो डायन थी कल, आज इनकी डार्लिंग बन गई है। भाजपा भगाओ भारत बचाओ कांग्रेस हुंकार रैली का आयोजन जो 5 तारीख को रीवा में किया गया है, उसके लिए ज़िले के प्रभारी बनाए गए हैं। वो सभी हमारे प्रभारी लोग और जो विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं की तरफ से एक माने ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई थी कि आज समूचे देश में और मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, और अब ऐसा महसूस होने लगा है कि अपनी जिम्मेदारी से हट करके अपनी जिम्मेदारी को आज भी वो किसी तरह से टालना चाहती है, जो देश की चुनौतियाँ समस्याएं हैं, और अपने एजेंडे को जनता के दिमाग में थोपना चाहती है। जो देश के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, और जिन मुद्दों के लिए भाजपा सरकार ने बढ़ चढ़ करके सारे देश में घोषणा किया था, संकल्प लिया था, जनता के सामने सौगंध खाई थी, वो सारे मुद्दे गायब हो गए। और उन मुद्दों के अगर विपक्ष संवैधानिक दायित्व के तहत उन मुद्दों की चर्चा कराने की मांग करता है, इनमें चर्चा कराना चाहता है, तो सरकार तानाशाही रवैये के आधार पर उस पर चर्चा नहीं कराना चाहती, उसमें उससे भागना चाहती है। और आखिरकार विपक्ष करे क्या? सदन में जनता ने चुन करके भेजा है, इसी वजह से संवैधानिक तरीके से विपक्ष का भी कुछ अधिकार होता है, दायित्व होता है। लेकिन सब जब सांसदों के, चुने हुए सांसदों के, जनप्रतिनिधियों के जो हक अधिकार हैं, उनको भी जब तानाशाही तरीके से दबा दिया जाए, उपेक्षा की जाए, तो आखिर फिर रास्ता क्या बचता है? तो रास्ता एक है कि जनता की अदालत।
तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि माने जो इस तरह के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के जनता की अदालत में जाएंगे और जनता की अदालत में जा रहे हैं और उसी सब मुद्दे को लेकर के आक्रोश रैली का आयोजन रीवा में किया गया है। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा के रिसर्च का भविष्य राजधानी स्थित संचालनालय में अटका हुआ है। कॉलेज को लगभग 48 वर्ष बीत जाने के बाद भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के शुरू न होने से छात्रों को रिसर्च की सुविधा नहीं मिल पा रही है। हम आपको बता दें कि रिसर्च कोर्सेज शुरू करने को महाविद्यालय द्वारा कई बार शासन को पत्र लिखा गया, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इसके शुरू न हो पाने से छात्रों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रीवा के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना सन 1972 में हुई थी। महाविद्यालय में इन दिनों पोस्ट ग्रेजुएशन में 14 कोर्सेस हैं, जिसमें से सिर्फ संहिता विभाग में बस पोस्ट ग्रेजुएशन की सुविधा है, बाकी 13 में नहीं है, जिसकी वजह से पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स संचालित नहीं हो पा रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में ही छात्र रिसर्च करते हैं। अब ये कोर्स ही नहीं संचालित हो रहे हैं तो छात्र रिसर्च कहाँ करें। इसके न शुरू होने की मुख्य वजह यह है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से इसमें टीचर नहीं है, जिसकी वजह से ये कोर्स संचालित नहीं हो पा रहा है। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा कई बार शासन को लिखा गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। संचालनालय से महाविद्यालय को ये कहा जाता है कि वित्त विभाग इसमें अड़ंगा लगा देता है। इनकी क्या आवश्यकता है। इसके अलावा कई और समस्याएं भी उनके द्वारा बताई जाती है, जिसके बाद भी महाविद्यालय द्वारा लगातार छात्रों के भविष्य को देखते हुए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस महाविद्यालय में रिसर्च कार्य सिर्फ संहिता विषय तक अटका हुआ है, जबकि जिन विषयों पर रिसर्च शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है उनमें कार्य, चिकित्सा, शल्य विभाग, शालक्य, स्त्री एवं प्रसूति विभाग, शिशु रोग विभाग, रचना शरीर विभाग, स्वस्थ वृत्त विभाग, द्रव्य गुरु विभाग, रसशास्त्र, अंगत तंत्र विभाग, निदान और पंचकर्म विभाग शामिल हैं। इन कोर्सों के शुरू नहीं होने से छात्रों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन कोर्सों के न होने की वजह से छात्र जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए रिसर्च कोर्सेज में प्रवेश लेते हैं, लेकिन ये सुविधा इस महाविद्यालय में नहीं है, जिससे छात्रों को बाहर प्राइवेट कॉलेजों में जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ही सिर्फ ज़्यादातर विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, बाकी और किसी भी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन की सुविधा नहीं है। प्रस्तुत है इस संबंध में प्राचार्य आयुर्वेदिक महाविद्यालय रीवा डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ सहित छात्रों से प्राप्त जानकारी के अंश। जो अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की सुविधाएं हैं, पंचकर्म, केसी और नयिका चिकित्सा, शल्य, शालाक्य और भी जो सब्जेक्ट में है, उनका एक डिमेरिट्स ये रहा है सर कि जैसे हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे पीजी में सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो कम सीटें हैं तो सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद प्रैक्टिस करके अलग अलग मतलब अपनी रुचि के अनुसार आप खुद से सब्जेक्ट उठा लेते हैं, लेकिन उनमें पर्याप्त नॉलेज नहीं मिल पाता है। फिर भी आजकल बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए हम लोग अपनी चुन लेते हैं और पर्याप्त नॉलेज न मिलने के कारण उनको मरीजों को पर्याप्त लाभ नहीं दे पाते हैं, जिससे उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं मिलता है और उन्हें आराम भी नहीं मिलता, तो जिससे आयुर्वेद का बढ़ावा नहीं मिल पाता। आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए हमें हमारे देश में जितनी भी संस्थाएँ हैं वहाँ पर लगभग जितनी अधिक से अधिक सीटें हो सके प्रत्येक महाविद्यालयों में अवेलेबल कराने की ज़रूरत है। यहाँ पे अभी सुविधा नहीं है, तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे, कहाँ पे करेंगे? सर हम लोग मांग उठाएंगे आयुष डिपार्टमेंट से जाके कि हमारे कॉलेज में या कि मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक पीजी सीटें बढ़ाई जाएँ। यहाँ पे सिर्फ संहिता सिद्धांत से पीजी होती है, और अगर यहाँ पे क्लिनिकल पीजी भी अवेलेबल होती तो हम लोगों को काफ़ी सुविधा होती, सीट्स बढ़ जाती, हम लोगों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ से जाने के बाद हमारे लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कॉलेजेस में पीजी के लिए सीट्स ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ यूजी सिर्फ होती है और पीजी के लिए बहुत कम है। जैसे हमारे यहाँ पे सिर्फ संहिता सिद्धांत से पीजी होती है, और अगर यहाँ पे क्लिनिकल जैसे गायनी हो गया, शल्य हो गया, यहाँ सर्जरीज़ में अगर पीजी होने लगे तो हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, लोगों को ज़्यादा मौका मिलेगा अपने आप को प्रूव करने का, और हम यहाँ पे इन सब से हमें फ़ायदा ही होगा एक तरह से। प्लस बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के लिए, कि बहुत कम सीट्स हैं, तो उसके लिए ज़्यादा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लोग सिर्फ बीए में यूजी करके रह जाते हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिल पाता है पीजी करने का। तो अगर यहाँ पे पीजी होगी, यहाँ पे जितने भी यूजी कॉलेजेस हैं जहाँ पीजी नहीं होती है वहाँ पे सीट्स बढ़ जाएंगी, रीवा में सीट्स बढ़ जाएंगी, तो लोगों को
फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से, लोग और आगे बढ़ पाएंगे और BAMS आगे बढ़ पाएगा। हमारे यहाँ महाविद्यालय में ये महाविद्यालय 1972 से संचालित किया जा रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन 1972 से नहीं था, एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पर इस कॉलेज को प्रारंभ किया गया था। बाद में 2004 या 5 में एक विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रारंभ किया गया, संहिता सिद्धांत विषय में, और उस समय से ये पोस्ट ग्रेजुएशन लगातार चालू है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे आयुर्वेद में 14 विषय होते हैं, 14 विभाग होते हैं, तो 14 विभागों में ही सभी में पोस्ट ग्रेजुएशन होने की सुविधा है, लेकिन हमारे महाविद्यालय में सिर्फ एक विषय में ही संचालित किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और लगातार शासन से मांग करते रहते हैं, लगातार प्रोजेक्ट बना के हम लोग भेजते रहते हैं। पहले भी मैंने प्रोजेक्ट बना के भेजे हैं कि कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट में और पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे यहाँ प्रारंभ किया जाए। तो उसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है शिक्षकों की भर्ती। शिक्षकों के पद हमारे पास उस पोस्ट ग्रेजुएशन विषय के हिसाब से स्वीकृत नहीं होने की वजह से हम प्रारंभ नहीं कर पा रहे। तो मुख्य आवश्यकता जो होती है वो शिक्षकों की पद स्वीकृत होना है। इसके लिए हमने मध्य प्रदेश शासन को, आयुष विभाग को पत्र लिखे हैं, प्रोजेक्ट बना के भेजे हैं। जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी वो प्रारंभ होगा। सर, इसमें फिर छात्रों को बाहर जाना पड़ता होगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए? हाँ बिल्कुल। अभी मध्य प्रदेश में सिर्फ एक महाविद्यालय, खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल है, वहाँ पर काफ़ी सारे विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रारंभ हो चुका है। और इसके अलावा जिनको और अच्छे जगह से पोस्ट ग्रेजुएशन करना, जो इंटरनेशनल लेवल के हैं या नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ हमारे छात्र एंट्रेंस दे के वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं। जैसे जामनगर है, BHU है और जयपुर है। इसी प्रकार से देश के विभिन्न कॉलेजों में इस महाविद्यालय के छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं और अच्छे से, क्योंकि यहाँ अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई जो है बहुत अच्छी होती है और उसके आधार पर पोस्ट ग्रेजुएशन का जो ऑल इंडिया लेवल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे छात्र जो हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कई कॉलेजों में सिलेक्ट हो चुके हैं पहले भी। चुराहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत धिरमा नाले में मिली किशोर की लाश की हुई शिनाख्त। 19 सितंबर को सिविल लाइन थाने में दर्ज हुई थी गुमशुदगी की शिकायत। 10 वर्षीय शिवेंद्र कुशवाहा निवासी कोटर सतना हाल मुकाम पड़रा रीवा के रूप में हुई है पहचान। गणेश विसर्जन के दौरान डूबने की जताई जा रही है आशंका। आपको बता दें कि रीवा में 19 सितंबर को जहां एक और गणेश विसर्जन की धूम थी, वहीं दूसरी ओर आज दुआरी ग्राम के समीप धिरमा नाला से किशोर का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस द्वारा बताया गया और आशंका जताई गई कि 19 सितंबर को गणेश विसर्जन के दौरान उक्त किशोर डूब गया है। आपको बता दें कि दुआरी ग्राम के पास धिरमा नाले के पास अज्ञात शव की शिनाख्त शिवेंद्र कुशवाहा सतना कोटर का निवासी के रूप में हुई है। उसके बड़े भाई ने बताया कि गणेश विसर्जन के दौरान मेरा भाई नहीं मिल रहा था, जिसकी रिपोर्ट 19 सितंबर को गीता कुशवाहा द्वारा थाने में लिखवाई गई थी, जिसका शव आज बरामद हुआ है, जिसको पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा गया है। PM रिपोर्ट आने के बाद सारी बातों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया मामला डूबने से हुई मौत का बताया गया है। प्रस्तुत है परिजनों सहित थाना प्रभारी चुराहटा विद्यावरित तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या भैया कब की शिकायत की गई थी? सर 19 तारीख को शाम को 5:30 बजे खोया है मेरा भाई सर। क्या नाम था? शिवेंद्र कुशवाहा सर। कैसे लापता हुआ, कुछ जानकारी? वो गणेश उत्सव में आया था बहाने, उसी समय सर शाम को हमको मालूम चला कि खो गया मेरा भाई सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम कोटर के रहने वाले हैं। यहाँ क्या काम करते हैं? सर DSP मनोज वर्मा है, उनके भांजे के यहाँ काम करते हैं। अभी क्या सूचना मिली आप लोगों को? हमको फ़ोन आया मेरे पास कि आपको लाश मिली है यहाँ पर, आप पहुँच जाइए। तो हम यही देखने आए थे सर कि किसकी लाश है सर यहाँ पर। भाई क्या करता तो देखे तो क्या जानकारी है? सर हमको जानकारी मिली कि मेरा ही भाई है, ये फूल गई है इसकी लाश। ये हाफ पहना हुआ है, चड्डा पहना है, T-शर्ट पहना हुआ है सर। और यहाँ कहाँ रहते हैं आप? सर हम शांति विहार कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ पर अवध आश्रम के पास सर। किसी प्रकार का शक? नहीं सर, शक किसी के ऊपर नहीं है सर, मालूम नहीं कैसे। नहीं सर, कोई पुराना बुरा नहीं था सर। देखिए शव बरामद हुआ है, क्या पूरा मामला? दुआरी गांव में धिरमा नाला है, वहाँ पर एक डेड बॉडी अज्ञात पड़ी है, ऐसा सूचना मिली थी, जिस पर वहाँ पर हम लोग आए तो ज्ञात हुआ कि गीता कुशवाहा ने रिपोर्ट लिखाई थाने में। शिवेंद्र कुशवाहा 19 तारीख को यहाँ आए थे। उसके बाद से अपराध कायम है 313 केस का, धारा 363। उसकी पतासाजी सिविल लाइन से हो रही थी। सिविल लाइन वालों को भी बुलाया गया तो उन्होंने उनके मृतक की माँ और भाई ने पहचान किया था उनसे, देख करके क्योंकि बॉडी वहाँ दूर ये शिवेंद्र कुशवाहा है, जिस पर अभी हम प्रारंभिक कार्रवाई करके डायरी सिविल लाइन को सौंप देते हैं।
परिजन बता रहे हैं गणेश विसर्जन को लेके आज अभी उनकी स्टेटमेंट नहीं हुई है, सारी बातें आ जाएंगी तो पूरी बात। ठीक। बीती शाम चाकू से युवक पर किया गया प्राणघातक हमला। अमैया थाना क्षेत्र के विकास कॉलोनी में हुई घटना। चाकूबाजी की घटना से क्षेत्र में फैली सनसनी। पारिवारिक विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला। आपको बता दें कि जिले में आरोपियों के इतने हौसले बुलंद है कि जहां दिन दहाड़े मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, वहीं लूटपाट कर चंपत भी हो जाते हैं। एक बार फिर अमैया थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया गया है कि पुराने पारिवारिक विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। घटना के बाद मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। आनंद फानन में घायल को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार शहजाद खां पिता इस्माइल खान उम्र 43 वर्ष निवासी मुकाती मंदिर के पीछे का निवासी है, जिसके भतीजे के साथ उसका पुराना विवाद चल रहा था। रविवार की शाम आधा दर्जन युवकों ने शहजाद खान के ऊपर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर अमैया पुलिस पहुंची और घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई। बताया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद चल रहा था, जिसके चलते चाचा भतीजे के बीच खूनी संघर्ष हुआ। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देश पर अमैया पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद चाकूबाजी की घटना के मुख्य आरोपी ललऊ को, जो कबाड़ी मोहल्ले का रहने वाला है, सिविल लाइन पुलिस की मदद से थाना प्रभारी अमैया शिवा अग्रवाल ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उससे अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ कर रही है। घटना के संबंध में प्रस्तुत है परिजन सहित एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी। मेरा छोटा भाई है शहजादे मोहम्मद शाह और सबाब खान, भतीजा ये राशिद उर्फ पिंटू। ये लोग कहीं गए थे तो वहाँ से लौटे तो चाय पी रहे थे और उसी दौरान पे 4-5 लोग थे। 3 लोगों को ये जानते हैं और 2 लोगों को नहीं जानते हैं नाम उनका, और उन लोगों ने कोरेक्स वोरेक्स पीने के लिए पैसे मांगे थे। ये हमने दिया था इनको 4500 रुपये। ये शादी की शॉपिंग, इनकी साली की शादी है 4 तारीख को, इसलिए वो पैसे मांग रहे थे। ज़बरदस्ती नहीं दिया तो उस वजह से इन्होंने चाकू मारा और डंडे से मार दिया। पुराना विवाद कोई था? कोई पुराना विवाद नहीं है, कोई दिक्कत वो नहीं है। आपसे पहले कल रात में घटना हुई थी, आपसी मारपीट में आपसी रंजिश के कारण से मारपीट हुई। उसी मारपीट के दौरान किसी व्यक्ति ने एक चाकू चला दिया जो एक व्यक्ति को लग गया था। उसमें चाकू मारने वाले जो 3 आरोपी थे, उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।